निशा सुहानी के सवाल का मुस्कुराते हुए जवाब देती, मुझे तो लगता है कि मेरे हाथ जैकपॉट लग गया है। निशा की ये बातें सुनकर सुहानी और विवेक कंफ्यूज हो जाते हैं। निशा विवेक से कहते हैं कि जैकपॉट लग गया है मतलब? सुहानी भी निशा के जवाब का इंतजार करते उसे देखने लगती है। निशा अपना मोबाइल उन दोनों के सामने लाते हुए कहती, हमारा शक सही था, पद्मिनी सिंघानिया नहीं है। विवेक और सुहानी अपना मुंह बनाकर एक साथ कहते हैं, क्या? निशा उन दोनों को देखते हुए अपनी गलती सुधाकर फिर से कहती, मेरा मतलब है कि यह पद्मिनी सिंघानिया रियल पद्मिनी सिंघानिया नहीं है। ये एक फेक आइडेंटिटी के साथ शिमला में रह रही है। विवेक बौखलाहट के साथ कहता, मतलब कोई पद्मिनी सिंघानिया है ही नहीं जो लंदन से इंडिया आई थी। निशा विवेक को समझाने की कोशिश करते हुए कहती, अरे नहीं, पद्मिनी सिंघानिया रियल में है, लेकिन ये वो पद्मिनी सिंघानिया नहीं है। निशा की बातें सुनकर अब विवेक इरिटेट हो जाता है। वो आगे कहता, यार निशा, तुम क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम साफ साफ शुरू से बताओ। विवेक के साथ सुहानी को भी निशा की बात समझ में नहीं आ रही थी। वो भी निशा से कहती, हाँ निशा, तू आराम से बता कि तुझे ऑफिस में ऐसा क्या मिला जो इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रही है कि ये पद्मिनी की आइडेंटिटी फेक आइडेंटिटी है। निशा एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, तुम दोनों मेरे पास आए और मेरे मोबाइल को देखो। सुहानी और विवेक निशा के पास जाकर बैठ जाते और निशा के हाथ में रखे मोबाइल को देखने लगते हैं। निशा उन्हें अपना मोबाइल दिखाते हुए आगे कहती, ये देखो, मुझे पद्मिनी के ऑफिस में कुछ पुराने फाइल्स मिले थे जिन्हें पढ़ने का टाइम मेरे पास नहीं था, इसलिए मैंने उन सबकी फोटोज ले ली थी। विवेक निशा से इम्प्रेस होकर कहता, वाह यार, ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया? निशा कहती, क्योंकि तुम इडियट हो। अब तुम दोनों बीच में कुछ नहीं बोलोगे जब तक मैं अपनी बात पूरी नहीं कर लेती। सुहानी और विवेक खामोश हो जाते हैं। निशा अपनी बात शुरू करती है। वो अपने मोबाइल से उन दोनों को कुछ फोटोज दिखाते हुए कहती है, इसे ध्यान से देखो, ये रियल पद्मिनी सिंघानिया के डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें हम पद्मिनी के नहीं बल्कि किसी और के फोटो लगे हुए देख रहे हैं। सुहानी और विवेक उन डॉक्यूमेंट्स को देखकर हैरान रह जाता है। निशा आगे कहती है, अब अगर हम इन पुराने डॉक्यूमेंट्स और इस पद्मिनी के डॉक्यूमेंट्स को साथ में देखते हैं तो दोनों में हर चीज सेम है सिवाय उनकी फोटो की। सुहानी आगे कहती, इसका मतलब उस पद्मिनी ने किसी पद्मिनी सिंघानिया के सारे डॉक्यूमेंट्स से उसके फोटोज हटाकर अपने फोटोज लगवा लिए हैं और उसकी आइडेंटिटी को अपना बताकर इतने सालों से शिमला में रह रही है। निशा अब एक चैन की सांस लेकर कहती है, एग्जैक्टली, और इन डॉक्यूमेंट के हिसाब से रियल पद्मिनी के आगे पीछे कोई भी नहीं था, इसलिए ये काम फेक पद्मिनी के लिए और भी आसान हो गया और जो मुश्किलें उसके सामने आई होंगी उसने अपने पावर और पैसे से सॉल्व कर लिया होगा। निशा को बीच में टोकते हुए विवेक कहता, यार, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? किसी और की आइडेंटिटी लेना या गलत आइडेंटिटी के साथ रहना इतना भी आसान नहीं होता। निशा कहती, विवेक, तुमने स्लीपर सेल्स के बारे में नहीं सुना है क्या? वो लोग भी तो यही करते हैं, तो पद्मिनी ऐसा क्यों नहीं कर सकती? और मैं ऐसे ही हवा में बातें नहीं कर रही हूँ, मेरे पास इस बात का प्रूफ है और ये प्रूफ मुझे पद्मिनी के ऑफिस से ही मिला है। हमारे कॉलेज की ट्रस्टी किसी और पद्मिनी सिंघानिया की आइडेंटिटी के साथ सालों से शिमला में ही रह रही है। सुहानी निशा की बात से सहमत होकर कहते, विवेक, निशा सही कह रही है, इस बात का प्रूफ तो हमारे सामने ही है कि पद्मिनी सच में पद्मिनी सिंघानिया नहीं है, ये कोई और ही है जो कई सालों से यहाँ फेक आइडेंटिटी के साथ रह रही है। सुहानी की बात खत्म होते ही निशा सीरियस होकर कहती है, अगर ये सच में पद्मिनी सिंघानिया नहीं है तो फिर असली पद्मिनी सिंघानिया कहाँ है? इसके आगे विवेक कहता, लेकिन इस पद्मिनी को किसी और की आइडेंटिटी के साथ रहने की क्या जरूरत है? कहीं सच में वो विशिंग बेल वाला साया हमारे कॉलेज की ट्रस्टी पद्मिनी ही तो नहीं है? विवेक के ऐसा कहते ही तीनों खामोश हो जाते हैं। अब उनके चेहरे पर पद्मिनी का डर साफ दिख रहा था। कुछ देर के बाद सुहानी कुछ हिचकिचाहट के साथ विवेक से कहती, विवेक, मुझे काफी समय से तुम्हें एक बात पूछनी थी। निशा क्यूरियस होकर सुहानी को देखने लगती है। वो जानना चाहती थी कि सुहानी विवेक से ऐसा क्या पूछना चाहती है कि वो इतना नर्वस हो रही है। सुहानी की बात सुनकर विवेक कुछ देर खामोश रहता, फिर सीरियस होकर कहता, सुहानी, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो। विवेक मायूसी के साथ अपनी नजरें झुका लेता है। निशा अब क्यूरियस होकर विवेक को देखने लगती है। वो सोचती है कि सुहानी और विवेक किस कोड वर्ड में बात कर रहे हैं जो उसे समझ में नहीं आ रहा है। वो एक बार विवेक को और एक बार सुहानी को देखने लगती है। सुहानी अब भी विवेक को ही देख रही थी। दोनों के इस तरह खामोश रहने से इरिटेट होकर निशा कहती, यार, मुझसे अब ये सस्पेंस बर्दाश्त नहीं हो रहा, जो भी पूछना है जल्दी पूछो, 5-6 घंटे बाद ये कैफे बंद हो जाएगी। विवेक एक गहरी सांस लेते हुए सुहानी को देखता है और कहता है,
तुम यही जानना चाहती हो ना कि उस साये ने मेरे मॉम डैड को कब और कैसे मारा था? विवेक के सवाल पर सुहानी कुछ कहती नहीं, बस उदासी से हाँ में अपना सर हिला देती है। निशा भी ये सुनकर उदास हो जाती। वो जानती थी कि ये सवाल विवेक को दुनिया में सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। वो हमदर्दी के साथ विवेक के कंधे पर हाथ रखती है। निशा के हाथ रखते ही विवेक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। विवेक की यह हालत देखकर सुहानी कहती है, इट्स ओके विवेक, तुम नहीं बता पाओगे तो कोई बात नहीं। विवेक अब भी नम आंखों से अपनी नजरें झुकाए ही रहता है। ये देखकर निशा सुहानी से कहती, सुहानी, विवेक को उस सदमे से निकलने में कई साल लग गए थे। इसे आज भी उस भयानक रात के सपने आते हैं और उस रात के बारे में किसी से भी बात नहीं करता। सुहानी को अब अपने सवाल पर पछतावा होने लगता है। निशा आगे कहती, लेकिन तू उस रात के बारे में क्यों जानना चाहती है? सुहानी शर्मिंदगी के साथ कहती है, निशा, हम उस साये से लड़ने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। अभी हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं कि पद्मिनी ही वो साया है, लेकिन कुछ भी श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते। और 1 मिनट के लिए हम मान भी लेते हैं पद्मिनी ही वो साया है, फिर भी हम पद्मिनी के बारे में कुछ नहीं जानते। मैं बस उस साये को और अच्छे से जानना चाहती हूँ, शायद तभी हमें आगे का कोई क्लू मिले। निशा भी सुहानी की बात से सहमत होती, लेकिन वो विवेक से उस रात की बात को शेयर करने के लिए नहीं कह पाती। थोड़ी देर में विवेक खुद को संभालते हुए कहता, ठीक है, मैं बताता हूँ कि उस रात क्या हुआ था। विवेक के ऐसा कहने पर सुहानी और निशा क्यूरियस होकर उसे देखने लगते। विवेक कहता है, बात आज से कुछ 10 से 11 साल पहले की है। तब मैं प्राइमरी स्कूल में था। उस वक्त हमारे घर में मैं, मम्मी और पापा रहते थे। मेरे पापा तब मिस्टर सक्सेना के पीए थे। सुहानी विवेक को टोकते हुए बीच में ही कहती है, विवेक, मिस्टर सक्सेना कौन है? विवेक सुहानी के सवाल का जवाब देते हुए कहता, मिस्टर सक्सेना शिमला के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे। यह तब की बात है जब युवराज सर के पापा यशवंत दीवान का बिजनेस सेट नहीं हुआ था। सुहानी विवेक से अपना अगला सवाल करते, तो ये मिस्टर सक्सेना अब कहाँ रहते हैं? विवेक अफसोस के साथ कहता है, अब वो नहीं रहे। विवेक के जवाब से निशा और सुहानी क्यूरियस होकर उसे देखने लगते हैं। विवेक उनके मन की बात समझ जाता है। उन्हें मिस्टर सक्सेना के बारे में बताना अब वो शुरू करता है। विवेक कहता है, कुछ साल पहले मिस्टर महेश सक्सेना शिमला में अपनी बेटी और अपनी वाइफ के साथ रहा करते थे। वो बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने मेरा एडमिशन उसी स्कूल में कराया था जहां उनकी बेटी पढ़ती थी। उनकी बेटी शिविका मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। हम दोनों एक ही क्लास में साथ पढ़ते थे। निशा सवाल करती, विवेक, अब उनकी फैमिली कहाँ रहती है? विवेक फिर से मायूस होकर कहता है, उनकी फैमिली अब नहीं रही। कुछ साल पहले पता नहीं कैसे पर मिस्टर सक्सेना की वाइफ की सडन डेथ हो गई थी। उसके कुछ ही दिनों बाद मिस्टर सक्सेना और शिविका की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। ये सुनकर वो तीनों थोड़े दुखी हो जाते हैं और कुछ समय तक खामोश रहते हैं। थोड़ी देर के बाद विवेक कुछ याद करते हुए कहता, हाँ, तो मैं अपने मम्मी पापा के बारे में बता रहा था। ये मिस्टर सक्सेना और शिविका की डेथ के कुछ ही दिन बाद की बात है। विवेक निशा और सुहानी को उस रात के बारे में बताना शुरू करता है। ये बताते हुए विवेक उसी वक्त में चला जाता है। यहाँ फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि दिसंबर का महीना था। उस रात शिमला में स्नोफॉल हो रही थी। हर तरफ बर्फ ही बर्फ फैला हुआ था। शिमला में तब भी उस साये का खौफ था, इसलिए रात को सभी जल्दी सो जाया करते थे। शहर की उस कॉलोनी में सभी घर की लाइट्स ऑफ थी सिवाय एक घर के। उस घर के अंदर टीवी की आवाज आ रही थी। ये विवेक का घर था। रात के लगभग 10 बजे थे। विवेक अपने घर के सोफे पर बैठे हुए अकेले ही टीवी देख रहा था। वो वहां अपने पापा का इंतजार कर रहा था, जिनके साथ वो अपना फेवरेट टीवी शो देखना चाहता था। काफी देर तक विवेक के मम्मी पापा उसके पास नहीं आते तो विवेक वहां से उठकर अपने मम्मी पापा को ढूंढते हुए बेडरूम में चला जाता है। विवेक वहां देखता है कि उसके मम्मी पापा उसके सारे कपड़े बैग में डाल रहे थे। उनके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो उस वक्त बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। विवेक ये देखकर अपने पापा विजय चतुर्वेदी के पास जाता और बड़ी ही मासूमियत से कहता, पापा, आप लोग ये क्या कर रहे हो? विवेक को देखकर विजय उसे अपनी गोद में उठा लेते हैं और उसके गाल पर एक किस करते हैं। विवेक को देखते हुए विजय बहुत इमोशनल हो रहे थे, साथ ही उनकी आंखों में डर भी था। विजय छोटे से विवेक का बाल ठीक करते हुए कहते, बेटा, हम हमारा सामान पैक कर रहे हैं। विवेक उनसे पूछता है, पापा, हम कहीं जा रहे हैं क्या? विजय कहते हैं, हाँ बेटा, हम ये शहर छोड़कर जा रहे हैं। यह सुनकर विवेक शिकायत भरे लहजे में कहता, लेकिन क्यों पापा? विजय उसे समझाते हुए कहता, बेटा, ये शहर अब हमारे लिए सेफ नहीं है। अगर हमें फ्यूचर में सेफ रहना है तो ये शहर छोड़कर हमें जाना पड़ेगा। जैसे ही विजय अपनी बात पूरी करते हैं, विवेक की मम्मी मीरा उनके पास आकर उनसे कहती,
सारा जरूर सामान पैक हो गया है, अब हमें निकलना चाहिए। मीरा की ये बात सुनकर विजय के चेहरे की परेशानी और भी बढ़ जाती है। वो दोनों एक दूसरे को ऐसे देखने लगते हैं जैसे अब दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे। विजय मीरा की आंखों में देखते हुए कहते हैं, आज अगर हम इस शहर से जिंदा निकल गए तो यहाँ वापस कभी नहीं आएंगे। ये सुनकर मीरा की आंखें नम हो जाती है। वो विवेक के सर पर हाथ फेरते हुए कहते, मुझे अपनी जान की कोई फिक्र नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। विवेक को अपने मम्मी पापा के बीच हो रही कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी। वो बस बिना कुछ समझे ही उन दोनों की बातें सुन रहा था सिर्फ। विजय हिम्मत जुटाते हुए मीरा से कहते हैं, हम में से किसी को भी कुछ नहीं होगा, हम तीनों को इस शहर से सुरक्षित बाहर निकाल लूंगा मैं। ये कहकर विजय मीरा और विवेक को गले से लगा लेते हैं। कुछ ही देर के बाद विजय विवेक और मीरा के साथ अपनी कार में बैठकर शहर से बाहर जाने के लिए निकल जाते हैं। विजय कार ड्राइव कर रहे थे। विजय और मीरा बहुत ज्यादा डरे हुए थे, जबकि इन सबसे अनजान विवेक कार में बैठा था। तभी अचानक से कार की स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। अचानक से ऐसा कुछ होते देख पहले तो विजय को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन कुछ ही देर में उन्हें एहसास हो जाता है कि अब उनके साथ क्या हो रहा है। विजय घबराकर कार की ब्रेक लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कार की स्पीड कम होने की बजाय और बढ़ती जा रही थी। विजय को एहसास होता है कि अब कार पर उनका कोई कंट्रोल नहीं रह गया है। अगले ही पल वो कार एक यू टर्न ले लेती है। विजय अपनी स्टीयरिंग घुमाकर कार को फिर से उसी डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करते हैं जहां वो जाना चाह रहे थे, लेकिन कार अब अपने आप ही चल रही थी। ये देखकर मीरा भी घबरा जाती है और विजय से कहती, विजय हमें तो शहर से बाहर जाना है ना, तो आप कार शहर के अंदर क्यों ले जा रहे हो? विजय भी घबराहट के साथ जवाब देते हैं, मीरा मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ये कार अपने आप चल रही है। ये सुनकर मीरा और भी डर जाती है और वो डरकर विवेक को अपनी बाहों में ले लेती है। विवेक को अब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब कार बड़ी तेजी से चलने लगती है और कुछ देर के बाद वो एक जगह पर जाकर रुक जाती है। अब विजय और मीरा देखते हैं कि वो कार कहाँ पर रुकी है, तो डर से उनकी रूह कांप जाती है। सामने देखकर मीरा डर से हकलाते हुए कहती है, विजय हम यहाँ कैसे आ गए? विजय के पास भी मीरा के सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो भी आंखों में खौफ लिए सामने देख रहे थे। वो कार कहीं और नहीं बल्कि विशिंग वेल के पास खड़ी थी। सामने देखकर डर से विजय और मीरा की रूह कांप जाती है। वो देखते हैं कि उनकी कार विशिंग वेल के पास ही खड़ी थी। विजय फौरन कार स्टार्ट करने के लिए कार की चाबी घुमाते हैं, लेकिन वो कार स्टार्ट नहीं होती। विजय और मीरा अब बहुत ज्यादा डर गए थे। मीरा घबराते हुए विजय से कहती, विजय प्लीज जल्दी करो, अगर वो साया आ गया तो हमारे विवेक को। ये कहते हुए मीरा रुक जाती है। विजय कार स्टार्ट करने की कोशिश करते हुए कहते, हाँ मीरा मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये कार तो स्टार्ट ही नहीं हो रही है। विजय की बात सुनकर मीरा घबरा जाती है और विवेक को गले से लगा लेती है। ये सब देखकर अब विवेक भी घबराने लगता है। वो अपनी मम्मी के चेहरे पर हाथ रखकर कहता है, क्या हुआ मम्मी, हम लोग यहाँ आकर क्यों रुक गए हैं? मीरा नम आंखों से विवेक को देखती हुई कहती, कुछ नहीं हुआ बेटा, बस हमारी गाड़ी रुक गई है, जैसे ही ये स्टार्ट हो जाएगी हम यहाँ से निकल जाएंगे। मीरा के ऐसे कहते ही अचानक से कार के अंदर ठंडक बढ़ने लगती है। वो कार सुनसान जंगल के बीच घने अंधेरे में खड़ी थी। वहाँ रोशनी के नाम पर सिर्फ कार की हेडलाइट जल रही थी। कार के अंदर ठंडक बढ़ने के साथ साथ कार के बाहर कोहरा भी बढ़ने लगता है। ये देखकर विजय और मीरा की घबराहट बढ़ती जा रही थी। कुछ ही देर में कार के अंदर ठंड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो तीनों गर्म कपड़े पहने हुए भी कांपने लगते हैं। अब उनके लिए कार के अंदर रह पाना बहुत मुश्किल हो गया था। इसके साथ साथ कार के चारों तरफ बर्फ की एक पतली सी परत जमने लगी थी। अब विवेक को वहां सांस लेने में परेशानी हो रही थी। ये देखकर विजय और मीरा विवेक को लेकर कार से बाहर निकल जाते हैं। कार के बाहर निकलते ही विजय विवेक को गोद में उठाकर मीरा के साथ वहां से जाने लगता है। जैसे ही विजय 2-3 कदम चलता है, कोई शक्ति उन्हें पीछे की तरफ खींच लेती है। विवेक अपने पापा के हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है और विजय पीछे मुड़ते हुए विशिंग वेल के पास जाकर गिर जाते हैं। यह देखकर मीरा और विवेक बहुत घबरा जाते हैं। मीरा विवेक का हाथ पकड़कर विजय के पास जाने लगती है। मीरा तेजी से विजय की तरफ बढ़ ही रही थी, तभी उसके कदम रुक जाते हैं। वो अपने सामने डर और हैरानी से देखते हुए फ्रीज हो जाती है। सामने विशिंग वेल से वो साया धीरे धीरे बाहर निकल रहा था। उसे देखते ही मीरा विवेक को अपने पीछे छुपा लेती है। विवेक भी उस साये को देखकर बहुत डर जाता है। विशिंग वेल से निकलकर वो साया धीरे धीरे विजय की तरफ बढ़ने लगता है। विजय उस साये से डरकर पीछे जा रहे थे। वो साया विजय के पास आकर
उसकी गर्दन पकड़कर उन्हें जमीन से ऊपर उठा लेता है। विजय हवा में अपना हाथ पैर मारने लगते हैं। अपनी पूरी ताकत लगाकर भी वो उस साये की पकड़ से छूट नहीं पा रहे थे। अब उनका दम घुटने लगा था। कुछ ही देर में वो साये की अंगुलियों से पैने नाखून निकलते हैं और वो नाखून विजय की गर्दन में घुस जाते हैं। कुछ देर छटपटाने के बाद विजय अपना दम तोड़ देते हैं। यह देखकर मीरा की चीख निकल जाती है और विवेक डर से वहीं फ्रीज हो जाता है। विजय के दम तोड़ते ही वो साया उसकी बॉडी को छोड़ देता है और मीरा की तरफ बढ़ जाता है। मीरा के पास आकर वो साया ठीक उसी तरह विवेक को अपने पास खींच लेता है और विवेक हवा में उड़ते हुए उस साये के हाथों में आ जाता है। विवेक उस साये के कब्जे में आकर बहुत डर जाता है, रोते हुए अपनी मम्मी को पुकारने लगता है। ये देखकर मीरा चीखती हुई उस साये से विवेक को छीनने की कोशिश करती, लेकिन वो साया मीरा को खुद तक पहुंचने ही नहीं देता। अब मीरा की विवेक को छुड़ाने की सारी कोशिशें नाकाम हो जाती है, तो अपने घुटने के बल बैठ जाती है और उस साये के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहते, प्लीज मेरे बच्चे को छोड़ दो, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, वो तो कुछ जानता भी नहीं है, उसे जाने दो। मीरा के किसी भी बात का उस साये पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। वो साया अब विवेक का गला दबाने लगता है। उसके ऐसा करने से विवेक का दम घुट रहा था। विवेक हवा में अपना हाथ पे इधर उधर मारने लगता है। मीरा उस साये से सामने रोने गिड़गिड़ाने के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रही थी। तभी उसे कुछ याद आता है और वो भागते हुए अपने कार के पास जाती है। मीरा कुछ ही सेकेंड के बाद मिसिंग बेल के पास आ जाती है। इस वक्त मीरा के हाथ में एक बॉक्स था। उस बॉक्स के वहां पहुंचते ही वो साया विवेक का गला दबाना बंद कर देता है। मीरा रोते हुए साये से कहती है, तुम्हें ये चाहिए था ना, इसे ले लो, लेकिन मेरे बच्चे को छोड़ दो, उसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। वो साया उस बॉक्स को देखने के बाद फिर से विवेक का गला दबाने लगता है। अब मीरा समझ जाती है कि वो साया विवेक को नहीं छोड़ेगा। वो समझ नहीं पा रही थी कि विवेक को वो कैसे बचाए। तभी उसके हाथ उसके गले की चेन पर जाता है। मीरा उस चेन को देखती है। उस चेन में एक लॉकेट था जिस पर ओम बना हुआ था। मीरा फौरन अपने गले से चेन निकालती है और भागते हुए उस साये और विवेक के पास चली जाती है। अगले ही पल मीरा उस लॉकेट को उछालकर उसे विवेक के गले में डाल देती है। जैसे ही वो लॉकेट विवेक के गले में जाता है, विवेक उस साये की पकड़ से छूटकर नीचे गिर जाता है। उस साये से गुस्से में चीखने की भयानक आवाज आती है। वो आवाज इतनी भयानक थी कि मीरा और विवेक की रूह कांप जाती है। अगले ही पल मीरा अपनी जगह से उड़ते हुए कुछ दूरी पर जाकर गिरती हो और जैसे किसी ने उसे जोर से धक्का दिया हो। मीरा को अब काफी चोट लग गई थी, लेकिन अभी भी उसे विवेक की फिक्र हो रही थी। मीरा दर्द से कराहते हुए उठ जाती है और विवेक की तरफ देखती है। विवेक भागते हुए मीरा के पास ही आ रहा था, लेकिन तभी वो साया मीरा के पास जाता है और उसे चारों तरफ एक चक्कर लगाकर वहां से गायब हो जाता है। ये सब इतनी जल्दी हुआ था कि विवेक कुछ समझ ही नहीं पाया, लेकिन उस साये को देखकर विवेक कुछ देर अपनी जगह पर रुक जाता है। वो कार की हेडलाइट की रोशनी से देखता है कि उस साये के जाने के बाद मीरा वहीं खड़ी थी। उसके गले पर एक गहरा कट बना हुआ था जिससे खून की धार बह रही थी। यह देखकर विवेक जोर से चीखता है, मम्मी, और मीरा की तरफ फिर से भागने लगता है। विवेक के मीरा के पास पहुंचने से पहले ही मीरा जमीन पर गिर जाती है और दम तोड़ देती है। यह सब बताते हुए विवेक प्रेजेंट में आ जाता है। अब उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और निशा उसका हाथ थामे हुए उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। विवेक का ऐसा भयानक पास्ट सुनकर निशा और सुहानी की आंखें भी नम हो गई थी। कुछ देर तक वहां कोई कुछ भी नहीं कह पाता। कुछ देर के बाद विवेक जब थोड़ा नॉर्मल होता है तो सुहानी उससे कहते, विवेक, अब वो लॉकेट कहाँ है? विवेक सुहानी को याद दिलाते हुए कहता, तुम्हें याद नहीं, जिस रात हम पहली बार उस मिसिंग बेल के पास गए थे, उस साये ने तुम्हें पकड़ लिया था। तब मैंने वो लॉकेट उसकी तरफ फेंका था और तुम उससे आजाद हो गई थी। वो लॉकेट मेरी मम्मी का ही था। सुहानी अब फिर से शर्मिंदा हो जाती है। उसकी वजह से विवेक ने अपनी मम्मी का लॉकेट खुद से दूर कर दिया था। विवेक की बात खत्म होते ही निशा उससे कहती है, और उस बॉक्स में क्या था? सुहानी भी विवेक के जवाब का इंतजार करने लगती है। निशा के सवाल पर विवेक उस दिन को याद करते हुए कहता है, मैं कुछ कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन शायद उसे मिट्टी का एक कलश था जो कि काले रंग का था। विवेक का जवाब सुन निशा कुछ सोचते हुए अपने मन में कहती है, सुहानी को भी तो अपने सपने में 3 कलश ही दिखते हैं जिनमें अस्थियां भरी होती हैं। कहीं ये कलश उनमें से ही एक तो नहीं है? सुहानी का पक्का इन सब से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। कहीं सुहानी ही मिस्टर सक्सेना की बेटी तो नहीं? यही सोचते हुए निशा विवेक से कहती, विवेक, क्या तुम 100% श्योर हो कि उस कार एक्सीडेंट में मिस्टर सक्सेना और उनकी बेटी दोनों की मौत हो गई थी? विवेक कुछ अंदाजा लगाते हुए कहता, हाँ यार,
जहाँ तक मुझे पता है उस एक्सीडेंट में दोनों की डेथ हो गई थी और अगर उनमें से कोई जिंदा होता तो वापस शिमला जरूर आता। निशा के ऐसे सवाल सुनकर सुहानी उससे कहती है, निशा तू क्या सोच रही है? निशा नाम में अपना सर हिलाकर कहती, नहीं कुछ नहीं। सुहानी अपनी बात पर जोर देकर कहती है, कुछ तो तेरे दिमाग में चल रहा है, बताना क्या सोच रही है? निशा सीरियस होकर कहती है, तुम लोगों को ये बात अजीब नहीं लगी क्या? पहले मिस्टर सक्सेना की वाइफ की डेथ हुई, फिर मिस्टर सक्सेना और उनकी बेटी की कार एक्सीडेंट में डेथ हुई, उसके बाद मिस्टर सक्सेना के पीए मतलब विवेक के मॉम डैड की डेथ हुई। ये सब एक ही टाइम में, कुछ अजीब नहीं लग रहा क्या तुम दोनों को? ये सुनकर विवेक भी सोच में पड़ जाता है और कहता, हाँ यार, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? अब तो ऐसा लग रहा है जैसे ये सब आपस में लिंक्ड हैं। इतने सारे फैक्ट्स एक साथ सुनकर सुहानी का सर घूमने लगता है। वो इरिटेट होकर कहती है, लिसन गाइज, हो सकता है इन सब इंसिडेंट्स का एक दूसरे से कोई कनेक्शन हो, लेकिन अभी हम पद्मिनी सिंघानिया के बारे में पता कर रहे हैं तो इसी पर फोकस करते हैं। और वैसे भी मिस्टर सक्सेना और मिस पद्मिनी सिंघानिया का कोई लिंक नहीं है। सुहानी की बात सुनकर विवेक धीरे से कहता है, वैसे एक लिंक है। निशा और सुहानी क्यूरियस होकर कहते हैं, कैसा लिंक? विवेक कहता है, विशिंग वेल के पास जो पद्मिनी सिंघानिया का बंगला है, सिंघानिया मेंशन है ना, वो पहले मिस्टर महेश सक्सेना का था। विवेक की ये बात सुनकर सुहानी और निशा अपना सर पकड़ लेते हैं। विवेक भी इतनी सारी बातों में फंसकर चुप हो जाता है। दूसरी तरफ युवराज कॉलेज के अपने ऑफिस में बैठा था। उसकी डेस्क पर एक मॉनिटर रखा था जिसे युवराज बड़े गौर से देख रहा था। उस मॉनिटर में उस वक्त का सीसीटीवी फुटेज चल रहा था जब सुहानी, निशा और विवेक खिड़की से कूदकर पद्मिनी के ऑफिस से बाहर आए थे। निशा ने उस ऑफिस के अंदर जाने से पहले उस दरवाजे के ऊपर का सीसीटीवी कैमरा तो तोड़ दिया था, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि जिस खिड़की से वो तीनों बाहर निकले हैं उस खिड़की के बाहर भी एक कैमरा लगा हुआ था। वो तीनों उसी कैमरे में कैप्चर हो गए थे जिसकी फुटेज इस वक्त युवराज देख रहा था। युवराज बिना किसी एक्सप्रेशन के वो पूरा वीडियो देखता है और वो फिर वीडियो उस सिस्टम से वो डिलीट कर देता है। युवराज फिर अपनी चेयर पर पीछे टिककर अपनी आंखें बंद कर लेता है। आंखें बंद किए युवराज अपने मन में कहता है, अब सुहानी को रोकना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है। अगर उसकी मेमोरी जल्द से जल्द वापस नहीं आई तो प्रॉब्लम्स और भी बढ़ती जाएगी और सुहानी के लिए खतरा भी। मैं किसी भी कीमत पर उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं उसे खो नहीं सकता। क्योंकि इससे आगे युवराज कुछ नहीं कहता। युवराज तो खामोश हो जाता है, लेकिन उसकी आंखें बता रही थी कि क्यों वो सुहानी को कुछ नहीं होने दे सकता। इधर सुहानी उस कैफे से वापस हॉस्टल आ जाती है। निशा अब भी विवेक के साथ बाहर ही थी। सुहानी अपने रूम में आकर अपने बेड पर लेट जाती है और सोचने लगती है, चलो ये तो पता चल गया कि पद्मिनी सिंघानिया की आइडेंटिटी फेक है, मतलब उसके साथ बहुत ही गड़बड़ है। अब अगर हमें उस साये के बारे में और भी जानना है तो मिस्टर सक्सेना के बारे में पता करना होगा। ओह गॉड, सुहानी ये सब सोच ही रही थी, तभी उसके रूम में दरवाजे पर कोई नॉक करता है। ये सुनकर सुहानी अपने बेड से उठकर दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर एक लड़की थी जो सुहानी से कहती, सुहानी तुम्हारे लिए पार्सल आया है, बाहर डिलीवरी बॉय तुम्हारा वेट कर रहा है। सुहानी चौंक जाती है और सोचने लगती है, मेरे लिए पार्सल आया है? मैंने तो कुछ भी नहीं मंगाया। सुहानी क्यूरियस होकर हॉस्टल से बाहर निकलकर उस डिलीवरी बॉय के पास जाती है। डिलीवरी बॉय सुहानी की तरफ एक बॉक्स बढ़ाते हुए कहता है, मैम आपका पार्सल। सुहानी हैरान होकर डिलीवरी बॉय से कहती, लेकिन भैया मैंने तो कुछ ऑर्डर ही नहीं किया है। डिलीवरी बॉय सुहानी से कहता, मैम ये पार्सल किसी ने आपके लिए भेजा है। सुहानी उसे हैरानी के साथ कहती, मेरे लिए किसने पार्सल भेजा है? डिलीवरी बॉय सुहानी की तरफ एक डायरी और एक पेन बढ़ाते हुए कहता है, मुझे नहीं पता मैम, इसे भेजने वाले का नाम नहीं लिखा है, आप प्लीज यहाँ साइन कर दीजिए, मुझे और भी पार्सल डिलीवर करना है। डिलीवरी बॉय के कहने पर सुहानी साइन कर देती है और पार्सल लेकर अपने कमरे में चली जाती है। सुहानी उस पार्सल को अपने बेड पर रखकर ध्यान से देखने लगती है। वो बड़बड़ाते हुए खुद से कहती है, कहीं इस बॉक्स में बम तो नहीं? ये कहते हुए सुहानी डर जाती है, लेकिन अगले ही पल वो अपने सर पर धीरे से मारते हुए खुद से कहती है, तू भी ना सुहानी कुछ भी सोचती है, तुझे बॉक्स में बम कौन भेजेगा? सुहानी क्यूरियस होकर उस बॉक्स को खोलने लगती है। जब वो पूरा बॉक्स खोल लेती है तो वो देखती है कि उस बॉक्स के अंदर एक छोटा सा पेपर रखा हुआ था। सुहानी उस पेपर को बॉक्स से बाहर निकालती है। उस पेपर पर एक लाइन लिखी हुई थी। सुहानी उस पेपर को पढ़ने लगती है। उसमें लिखा था, डोंट वरी, ये सैंडल्स 2 साल से ज़्यादा चलेंगे। आखिर कौन था वो व्यक्ति जिसने सुहानी के लिए वो सैंडल्स भेजे थे?
आगे की कहानी को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, और लाइक भी करें मेरे वीडियोस को और शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जिन्हें कहानियाँ सुनना बेहद पसंद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।